नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता मतलब एमपी लैंड रेवेन्यू कोड से जुड़े कुछ दिलचस्प अदालती मामलों पर बात कर रहे हैं। ये जानकारी हमें मिली है एक कानूनी ब्लॉग से, लीडिंग केस CGLRC। हमारा मकसद ये है कि इन केसेस के जरिए कोर्ट की कुछ खास धाराएं जैसे 59, 165, 50 और दूसरी कुछ, उनका प्रैक्टिकल असर समझें। देखते हैं कि जमीन के झगड़ों में कोर्ट ने क्या फैसले दिए, क्या रुख अपनाया। चलिए समझते हैं इनको। हाँ बिल्कुल, ये केसेस असल में दिखाते हैं कि जो कानून किताबों में है वो जमीन पर लोगों को कैसे असर करता है। जैसे कानून कब से लागू माना जाएगा, या फिर वो आदिवासी जमीन का मसला, या सरकारी जमीन कैसे मिलेगी, ये सब बातें इन फैसलों से साफ होती हैं। हाँ, तो पहला मामला लेते हैं पूनम चंद बनाम मध्य प्रदेश सरकार का। ये इस सवाल से जुड़ा है कि क्या कानून बनने से पहले की घटनाओं पर लागू हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जिसे कहते हैं। यहाँ 1928 में खेती की जमीन को नॉन एग्रीकल्चरल बनाया गया था, पर कोड तो 1959 में आया। बिल्कुल, और यही कोर्ट का रोल अहम हो गया। देखिए, धारा 592 ये कहती है कि लगान तभी बदलेगा जब जमीन का इस्तेमाल कोड लागू होने के बाद बदला हो। तो कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि कानून आमतौर पर पीछे जाकर लागू नहीं होते, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते। अच्छा, इसलिए वो जो 1928 के बदलाव के आधार पर 1964 में लगान बढ़ाया था ना, कोर्ट ने उसे गैर कानूनी माना। ये तो बड़ा पॉइंट है। मतलब नया कानून आए तो ये देखना जरूरी है कि वो लागू कब से हो रहा है। चलिए अब कानून के टाइमिंग से हटकर उसके मकसद पे आते हैं। अगला केस मध्य प्रदेश सरकार बनम बाबूलाल। यहाँ एक आदिवासी भील जनजाति के सदस्य थे, उनसे धोखे से समझौता करके एक गैर आदिवासी ने जमीन ले ली। ये तो सीधे सीधे नियम तोड़ने जैसा लगता है। हाँ, ये साफ तौर पर धारा 165(6) का उल्लंघन था। ये धारा रोकती है कि कोई आदिवासी अपनी जमीन किसी गैर आदिवासी को बेचे जब तक कि कलेक्टर पहले इजाजत ना दे। इस केस में क्या हुआ कि निचली अदालत ने एक समझौता डिक्री पास कर दी थी, मतलब समझौते को कानूनी मान लिया। अच्छा। हाँ, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये डिक्री ही अवैध है, क्योंकि ये तो कानून की मंशा के ही खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट को अपनी खास पावर, वो रिट ऑफ सर्श्योररी, उसका इस्तेमाल करके इस अवैध डिक्री को खत्म कर देना चाहिए था। अच्छा, यानी अगर कानून किसी कमजोर वर्ग को प्रोटेक्ट कर रहा है तो आपसी समझौते से भी उसे साइडलाइन नहीं कर सकते। प्रक्रिया की बात चली है तो अगला केस देखते हैं हरप्रसाद बहरूलाल बनाम राजस्व मंडल। यहाँ एक ही सरकारी प्लॉट था, अर्जी दो लोगों ने दी, पर अलॉटमेंट नीलामी के बिना ही एक को कर दिया। इसमें राजस्व मंडल की पावर मतलब धारा 50 और अलॉटमेंट का तरीका धारा 244, इनका सवाल था। मंडल ने पाया कि रूल तो साफ हैं, अगर सरकारी जमीन के लिए एक से ज्यादा लोग काबिल हैं तो अलॉटमेंट नीलामी से ही होगा, ट्रांसपेरेंसी के लिए। सही। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, और अहम बात यह है कि राजस्व मंडल नीचे की अदालतों के फैसलों को रिव्यू कर सकता है, और इसके लिए उसे किसी शिकायत का इंतजार करने की जरूरत नहीं। वो खुद से मतलब सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। ओके। और इसकी कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। तो नतीजा ये हुआ कि वो अवैध अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया। मतलब सरकारी चीजों के बंटवारे में प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है, वरना पूरा फैसला पलट सकता है। अच्छा, अब अलॉटमेंट से आगे बढ़ते हैं। जमीन तक पहुंचने का अधिकार। नंदू बनाम बालू व अन्य का केस कुछ ऐसा ही है। एक किसान को अपने खेत जाने के लिए दूसरे के खेत से गुजरना पड़ता था, और वो रास्ता देने वाला खेत दूसरे गांव में था। हाँ, यहाँ हाई कोर्ट ने धारा 131 को समझाया। कोर्ट ने कहा कि किसान को अपने खेत तक जाने के लिए रास्ते का हक है। इसे ईजमेंट राइट या सुखाधिकार कहते हैं। यह हक इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि खेत कौन से गांव में है या रास्ता किस गांव से जा रहा है। कानून गांव की हदें नहीं देखता। अच्छा, गांव अलग होने से फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि रास्ता तय करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि जिसके खेत से रास्ता जा रहा है उसे कम से कम असुविधा। दिलचस्प है कि कानून प्रैक्टिकल जरूरत को एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज से ऊपर रखता है। अब आखिरी केस मनमोहन लाल शुक्ला बनाम राजस्व मंडल। ये कर्ज वसूली से जुड़ा है। जॉइंट प्रॉपर्टी थी, कर्ज के लिए बेच दी गई, पर सारे मालिकों को नोटिस नहीं दिया गया। क्या ये सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं।
धारा 147 इस बारे में बहुत क्लियर है। अगर कर्ज वसूली के लिए जमीन बिक रही है तो सभी कर्जदार या खाता धारक, मतलब जिनका भी हिस्सा है, उन सबको डिमांड नोटिस भेजना जरूरी है, मैंडेटरी है। सभी को? हाँ, सभी को। इस केस में कुछ मालिकों को नोटिस गया ही नहीं था। कोर्ट ने इसे सिर्फ एक छोटी मोटी गलती, मतलब इर्रेगुलरिटी नहीं माना, इसे एक अनिवार्य शर्त का उल्लंघन माना। भले ही कुछ मालिक कार्यवाही में आए हों या नहीं, नोटिस सबको मिलना ही चाहिए था। तो वो बिक्री अवैध हो गई? हाँ, बिना सबके नोटिस की हुई बिक्री को अवैध माना गया। तो इन अलग अलग मामलों से एक तस्वीर तो साफ होती है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता जमीन से जुड़े कई अहम पहलू कंट्रोल करती है, जैसे कानून कब से लागू होगा, आदिवासियों के अधिकार, अलॉटमेंट में पारदर्शिता, रास्ते का हक और वसूली का प्रोसेस। बिल्कुल। और हर मामले में हमने देखा कि जो तय कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उनका पालन कितना जरूरी है, चाहे वो कलेक्टर की परमिशन हो, नीलामी करना हो, या फिर जैसा आखिरी केस में देखा सभी पार्टीज को नोटिस देना हो। सही बात है। जरा सी चूक भी पूरे फैसलों को पलट सकती है। ये प्रक्रियाएं सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये न्याय और फेयरनेस पक्का करने का तरीका है। बिल्कुल सही। और आखिर में एक सवाल शायद सोचने लायक है, क्या ये जो स्थापित कानूनी प्रक्रियाएं हैं और जो जमीनी हकीकतें हैं या लोकल रिवाज हैं, क्या ये हमेशा साथ चल पाते हैं, या कभी-कभी इनके बीच का जो टकराव है वही नए विवादों को जन्म देता है? इस पर शायद और सोचने की जरूरत है।